हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 5 जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो आज इस चैप्टर का हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं तत्व के बारे में। तो तत्व क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं तत्व कहलाते हैं। जो एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बना हुआ है उसे हम तत्व कहते हैं। उसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि सोडियम हो गया, सोना हो गया और मैग्नीशियम हो गया। यह है हमारा तत्व। और आगे है हमारा कि आज तक हम 118 तत्वों की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इन सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न हैं। इनमें से 94 तत्व जो है वो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। तो आज तक हमने जो है वो 118 तत्वों की जानकारी प्राप्त की है। इन सभी तत्वों के गुण जो है वो अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं और इनमें से 94 तत्व जो है वो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। तो तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है वो ज्ञान तत्वों को धातु एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया गया। तो सबसे पहले ज्ञात तत्वों को ज्ञान नहीं ज्ञात है, जो पहले जो पता थी जिसके बारे में, वो तत्व को धातु में वर्गीकृत किया गया। जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। और आगे है वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई। तो तत्व को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। और आगे हम हमारा पॉइंट कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो तत्वों की ऐसी व्यवस्था जिसमें निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले पदार्थ मतलब कि तत्व उपस्थित हों, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। और आगे है हमारा तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण हेतु डोबेरिनियल का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, लोथर मेयर का परमाणु भार, परमाणु आयतन वक्र आदि नियम दिए गए। परंतु वृहद अध्ययन करने पर उपरोक्त सभी नियम त्रुटिपूर्ण सिद्ध हुआ। तो तत्वों का जो है वो आवर्त वर्गीकरण जबकि हेतु डोबेनियर का त्रिक जो है वो सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, लोथर मेयर का परमाणु भार, परमाणु आयतन वक्र आदि नियम दिए गए। परंतु वृहद अध्ययन करने पर उपरोक्त सभी नियम जो है वो त्रुटि सिद्ध हुए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डोबेराइनर के त्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डोबेराइनर के त्रिक तो सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ मतलब डोबेराइनर जो है वो जर्मन का साइंटिस्ट था। वुल्फगांग डोबेराइनर के समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित प्रयास किया। तो उन्होंने जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त हुए जिन्हें त्रिक कहा गया। डोबेराइनर ने बताया कि त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। और यहाँ बताया है हमारा कि यहाँ तत्व हो गया कैल्शियम हो गया, सेंट्रासियम हो गया, बेरियम हो गया, इसका परमाणु भार यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 40.1, यहाँ पे 87.6, यहाँ पे 37.3। और आगे है हमारा डोबेराइनर के त्रिक की सीमाएं।
तो उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 तरीक ही ज्ञात कर सके थे। फ्रोबेराइनर का तरीक मतलब कि 3 तरीक ही था जिसको ज्ञात किए गए थे, मतलब कि Li था, Ca था, Cl था, NaSr, Br, Kai जो भी था, ये सभी फ्रोबेराइनर का तीसरा तरीक था। तो 3 तरीक था। और आगे है हमारा न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। तो ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। ये था न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। और आगे पढ़ते हैं हम। तो न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई तथा इसीलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। इसलिए इसको इसकी तुलना जो है वो संगीत के अष्टक से की गई, क्योंकि इसे संगीत से मापा गया था वैसे ही। तो इसका उदाहरण हो गया लिथियम एवं सोडियम धातु के गुण समान हैं। तो आगे है हमारा न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत की सीमाएं। तो इसकी भी सीमाएं थी। तो यह नियम जो है वो केवल कैल्शियम धातु हल्के तत्वों पर लागू होता है। नए तत्वों के गुण जो है वो इस पर सारणी में मेल नहीं खाते। तो सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया। और आगे है हमारा न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। तो ये रहा हमारा न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत जो संगीत से जोड़ा है। सारे गामा पा धा नी, मतलब कि डो मी फा सो ल टी, मतलब कि HFICL जो भी है, ये सब न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। और आगे हम देखते हैं, आगे है हमारा तत्वों के प्रमुख आवर्त नियम। तो अब हम पढ़ने वाले हैं तत्वों के आवर्त प्रमुख नियम के बारे में। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण देखते हैं हम आगे। तो तत्वों के प्रमुख आवर्त नियम क्या हैं? तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण हेतु सर्वप्रथम मेंडलीफ ने एक आवर्त सारणी दी जो इसके आवर्त नियम पर आधारित थी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मेंडलीफ का आवर्त नियम। तो मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर समान भौतिक व रासायनिक गुण वाले तत्व एवं निश्चित अंतराल के बाद आते हैं, जिसे आवर्ती गुण कहा जाता है। और आगे है हमारा मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो हम पढ़ने वाले हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में। तो रूसी रसायनज्ञ इमिची इवानोविच मेंडलीफ को तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय जाता है। मेंडलीफ के समय में 63 तत्व ज्ञात थे, मतलब कि 63। ये तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। और आगे है हमारा रासायनिक गुणों में तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक पर अपना ध्यान केंद्रित किया। और आगे वाला पॉइंट है हमारा, उन्होंने 63 कार्डों पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। इसके बाद समान गुणों वाले तत्वों को अलग करने के बाद कार्डों को पिन की सहायता से दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्व को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया तथा परमाणु द्रव्यमान
के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। और आगे का हमारा पॉइंट है, इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं तथा 6 क्षैतिज पंक्ति हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, मेंडलीफ की अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में क्षैतिज पंक्ति में व्यवस्थित किया जिन्हें श्रेणियां कहा गया। और अगला पॉइंट है हमारा, श्रेणियों को 7 क्षैतिज कोलंबों में बांटा गया जिन्हें आवर्त कहा गया। श्रेणियों को 8 खड़े कोलंबों में बांटा गया जिन्हें आवर्त कहा गया। और आगे है हमारा आवर्त तो हमने पहले पढ़ा, श्रेणियों को 8 खड़े कोलंबों में बांटा गया जिन्हें वर्ग कहा गया। अगला पॉइंट है हमारा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी से तत्वों व उनके यौगिकों का अध्ययन सुविधाजनक व क्रमबद्ध हो गया। अगला पॉइंट है हमारा, किसी वर्ग के लक्षणों का समान अध्ययन कर लेने से उस वर्ग के सभी तत्वों के गुणों का अनुमान हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, विभिन्न तत्वों जैसे प्लेटिनम, यूरेनियम आदि के परमाणु भार उनकी आवर्त सारणी में स्थित देखते हुए संशोधित किए गए। और अगला पॉइंट है, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में कुछ स्थान नए खोजे जाने वाले तत्वों के लिए छोड़ दिए थे, जिनके स्थान पर नए खोजे गए तत्वों जैसे SeGa, Ge आदि को रखा गया। अतः आवर्त सारणी ने नए तत्वों की खोज को प्रेरित किया। तो ये आगे देखते हैं हम। तो पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगाने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता है। और आगे है हमारा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के भी कुछ दोष हैं, वो देखते हैं। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं दे पाए। समस्थानिकों व समभारिकों को आवर्त सारणी में स्थान देना कठिन था। कुछ भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक स्थान रखा गया था, जैसे क्षार धातुएं LiNAk आदि अत्यधिक क्रियाशील हैं, जिन्हें अल्प क्रियाशील मुद्रा धातुओं CuAgAu के साथ प्रथम वर्ग में रख दिया गया। और आगे है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी। तो सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तदनुसार मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। इस आधुनिक आवर्त नियम को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। और आगे है हमारा, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। और अगला पॉइंट हम देखते हैं। तो अगला है हमारा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के वह दोष आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा दूर हो गए। तो समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट की गई। समान परमाणु संख्या वाले तत्व एक स्थान पर समान समूह में रखा गया। कोबाल्ट, जिसकी परमाणु संख्या 27 है, वह निकल परमाणु संख्या 28 से पहले आएगा। परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, अतः हाइड्रोजन व हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा। और अगला पॉइंट है हमारा परमाणु संख्या। तो हम पढ़ने वाले हैं परमाणु संख्या के बारे में। तो परमाणु संख्या को Z से निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं
जिन्हें समूह कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज पंक्ति हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। तो किसी भी आवर्त में पाए जाने सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। उदाहरण के लिए हमारा Li है, Be है, B है, इन सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान है। ये कोषें दिया हुआ है 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, 2 4 है और 2 5 है। अगला पॉइंट है हमारा एक समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। उदाहरण के लिए समूह में दिया हुआ है 1H1 Li2 1N2 H1 K-2 K2 881। तो अगला पॉइंट है हमारा सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान है। तो ये जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। आगे हमारा पॉइंट है समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। मतलब कि आवर्त क्यों देखते हैं हम। अब आवर्त क्या होता है, तो आवर्त हमारा होता है किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि इस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में भरे जाते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। और आगे है हमारा किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सूत्र 2n2 द्वारा 2n⁴ द्वारा निरूपित की जाती है, जहां n दिए गए कोषों की संख्या को दर्शाता है। उदाहरण के लिए k कोष n बराबर 1 2x1 पर स्क्वायर बराबर 2 तत्व प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं और l कोष बराबर हो गया n बराबर 2 2x2 पर होल स्क्वायर बराबर 8 तत्व प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं। और अगला हमारा पॉइंट है आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। तो आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा तत्व द्वारा निर्मित आबंध का प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। अगला पॉइंट है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। तो हम पढ़ने वाले हैं संयोजकता के बारे में। तो जब तत्व रासायनिक यौगिक बनाता है तो दूसरे परमाणुओं के साथ तत्व की संयोजक क्षमता उस संयोजकता कहते हैं। अथवा बाह्यतम कोष को पूरा करने के लिए तत्व को जितनी इलेक्ट्रॉन लेने देने या साझा करने की जरूरत होती है वह तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो ये हो गया हमारा तीसरा आवर्त, ये हो गया हमारा संयोजकता। तो NaMgAlSiPsClAr जो भी है तीसरा आवर्त है, इसका संयोजकता दिया हुआ है 1 2 3 4 5 3 4 3 2 1 0। अगला पॉइंट है हमारा परमाणु साइज। तो परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र से बृहत्तम कोष की दूरी ही परमाणु साइज है। अगला पॉइंट है हमारा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज या त्रिज्या घटती है क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है। और ये हो गया हमारा तीसरा आवर्त, ये हो गया आवर्त, ये हो गया हमारा त्रिज्या। तो क्या NaMgAlSiNPsCl और इसका त्रिज्या हो गया 186 160 143 118 110 104 99। अगला पॉइंट है हमारा समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ती है जिससे कि नाभिक और बातम कोष की दूरी बढ़ती जाती है। तो हमारा है धात्विक गुण। तो धात्विक गुण क्या होता है, धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, उसे ही धात्विक गुण कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा धात्विक गुणधर्म। तो धात्विक गुणधर्म क्या होता है, धातुएं आवर्त सारणी में बाएं तरफ हैं। अगला हमारा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, अतः धातु विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं।
अगला है हमारा कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश घटता है तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं। अगला हमारा है धात्विक गुणधर्म। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा अधात्विक गुणधर्म। अधात्विक गुणधर्म, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि अधात्विक गुणधर्म क्या होता है। तो अधातुएं वैद्युत ऋणात्मक होती हैं, वे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। अगला है हमारा पॉइंट कि अधातुएं आवर्त सारणी में दाएं और बाएं होती है पाई जाती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। अगला है हमारा समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम हो जाता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु या अर्धधातुएं पाई जाती हैं। ये कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं के दर्शाते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।